गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए 10th सोशल साइंस का बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन सारे सवालों को याद कर लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसमें टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? ऑप्शन है ए केसरी, बी हरिजन, सी बंगाली, डी हिंदुस्तान। महात्मा गांधी दो पत्रिका का संपादन किए थे, एक था हरिजन और दूसरा था यंग इंडिया। महात्मा गांधी दो पत्रिका का संपादन किए थे, एक था हरिजन और एक था यंग इंडिया। एक क्या था? यंग इंडिया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हरिजन, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन है ए पूर्वी क्षेत्र से, बी पश्चिमी क्षेत्र से, सी उत्तरी क्षेत्र से, डी दक्षिणी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर यानी कि अनुबंधित मजदूर, ये भी क्वेश्चन आता है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। गिरमिटिया मजदूर यानी कि अनुबंधित मजदूर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 1971, बी 1973, सी 1920, डी 1930। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1971। बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है इससे कि बांग्लादेश कब बना? बांग्लादेश कब बना और बांग्लादेश का पूरा नाम क्या था? बांग्लादेश का पूरा नाम पूर्वी पाकिस्तान था और बांग्लादेश 1971 में बना था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए पटना, बी गोवा, सी मुंबई, डी दिल्ली। तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे अधिक है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो सबसे कम जो है वह है बिहार की। बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए बलुई मिट्टी, बी रेगूर मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी पर्वतीय मिट्टी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगूर मिट्टी। आपको एक क्वेश्चन और पूछेगा कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए। कपास को क्या बोला जाता है? उजला सोना। जैसे क्वेश्चन आता है ना कि कपास को क्या बोला जाता है, तो उजला सोना। जूट को क्या बोला जाता है? सुनहरा रेशा। ये सब क्वेश्चन आता है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है,
बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? ऑप्शन है ए 15%, बी 20%, सी 7%, डी 10%। तो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 7%। बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए नर्मदा नदी पर, बी झेलम नदी पर, सी सतलज या सतलुज नदी पर, डी गंगा नदी पर। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलुज नदी पर स्थित है, सतलज या सतलुज नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना का अर्थ होता है भखर भखर के मिट्टी को लूज कर देना, यानी कि वह बांध के किनारे किनारे बह के बांध को लूज यानी कि कमजोर कर देता है, बांध को कमजोर कर देता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन है ए गंगा, बी पुनपुन, सी कोसी, डी यमुना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन सारे सवालों को जरूर ही याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, बिहार में किसकी प्रधानता है? ऑप्शन है ए कृषि की, बी मछली पालन की, सी खनिज की, डी उद्योग की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि की। बिहार में कृषि की अधिक प्रधानता है और बिहार के 80% लोग कृषि से संबंधित है, यानी कि खेती से संबंधित है 80% लोग। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन है ए वैधानिक, बी गैर कानूनी, सी धार्मिक, डी परंपरागत। सूचना का अधिकार यानी कि हमको किसी भी चीज का जानकारी लेना है, उसको सूचना का अधिकार, किसी भी चीज के बारे में हमको जानना है, सूचना लेना है, उस चीज की हमको जानकारी लेना है। तो वैधानिक का अर्थ होता है संवैधानिक। अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में कहीं पे सड़क बना, तो उस चीज़ के हमको बारे में जानना है कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ या फिर कितना, तो यह हम कहाँ से पता करेंगे? ब्लॉक से पता करेंगे। वैधानिक यानी कि संवैधानिक, संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं। वैश्वीकरण से एक देश दूसरे देश के क्या हुए हैं? ऑप्शन है ए अति दूर, बी दूर, सी कुछ दूर, डी करीब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करीब। वैश्वीकरण यानी कि व्यापार, तो व्यापार से एक देश दूसरे देश के क्या होते हैं? मित्रता बनते हैं, यानी कि मित्र बन जाते हैं, तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। और बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये जो है वो बीमारू राज्य है, आपको ये भी याद रखना है, ये बीमारू राज्य है। बिहार, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक जो है वह बीमारू राज्य नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें गुरु
श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन है ए मुंगेर, बी खगड़िया, सी पटना, डी भागलपुर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पटना। और पटना में इनके जन्म को जन्मशाही भी बोलते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1934, बी 1939, सी 1935, डी 1951। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम क्या है? ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग का गठन जो है वह 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन आएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। उसके बाद 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको आएगा कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया था? तो 1 जनवरी 1915 को, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1980 में हुई थी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार किससे नहीं है? तो समाज जो है वह बट जाता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर धर्म बट जाता है, लेकिन मानवता के नाम पर धर्म कभी नहीं बटेगा। अगर हमें एक दूसरे में प्रेम रहेगा, अगर मानव को एक दूसरे से प्रेम रहेगा तो वो कभी भी अलग नहीं होगा, उसका विभाजन कभी भी नहीं होगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन है ए बिहार, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। पंचायती राज्य की शुरुआत जो है वह राजस्थान से हुई थी, इसलिए आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, आपको याद करना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ऑप्शन है ए लेनिन, बी ट्रॉट्स्की, सी स्टालिन, डी मार्क्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, जाल्वे राइन एक संस्था थी। जाल्वे राइन एक कैसी संस्था थी? ऑप्शन है ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी नाविक की। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारियों की। जाल्वे राइन व्यापारियों की संस्था थी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड में होता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में सोपानी कृषि होता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह 15 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है,
आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है ए विज्ञान क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी शिक्षा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है वह सेवा क्षेत्र है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी ब्रिटेन। तो हमारे भारत में जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अमेरिका और ब्रिटेन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये भी आपको आ जाएगा कि ये चारों ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि निम्न में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो आपको वहां पे टिक लगाना है अमेरिका और ब्रिटेन। और साम्यवादी व्यवस्था चीन में है, चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन है ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के दिनों को वित्तीय वर्ष कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन है ए कमल का फूल, बी लालटेन, सी दीपक, डी तीर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। और लालटेन जो है वह किसका है? आरजेडी का है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल। और तीर जो है वह है जेडीयू का, जेडीयू का यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ऑप्शन है ए सरकार को, बी न्यायपालिका को, सी संविधान को, डी राजनीतिक दल को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक दल को। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आएगा, पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए गोविंद सिंह, बी राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी हिक्की, जेम्स हिक्की। तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक जेम्स हिक्की को माना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है ए फिरोज शाह, बी दादा भाई नौरोजी, सी महात्मा गांधी, डी तिलक। धन निकासी का सिद्धांत जो है वह दादा भाई नौरोजी दिए थे, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला सवाल है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? ऑप्शन है ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क,
डी विलियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कन्फ्यूशियस कौन था। ये भी क्वेश्चन आता है कि कन्फ्यूशियस कौन था बोर्ड परीक्षा में। ऑप्शन है ए एक लेखक, बी एक चीनी विचारक, सी क्रांतिकारी नेता, डी वियतनाम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक चीनी विचारक था। कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये परीक्षा में तो आएगा ही आएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1930, डी जनवरी 1920। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, हिंद चिन्ह पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चिन्ह पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ऑप्शन है ए ब्रितानी, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। तो हिंद चिन्ह पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि हिंद चिन्ह पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। और हिंद चिन्ह में बसने वाले फ्रांसीसी लोग को क्या कहा जाता था, तो क्लोन कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आएगा कि हिंद चिन्ह में बसने वाले फ्रांसीसी लोगों को क्या कहा जाता था, तो क्लोन कहा जाता था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। जेम्स वाट किस यंत्र का आविष्कार किया था। ऑप्शन है ए टेलीविजन, बी सेफ्टी लैंप, डी वाष्प इंजन, डी जहाज। तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है ए दिल्ली, बी ढाका, सी काठमांडू, डी लाहौर। सार्क एक संस्था है। एशिया के देशों का सार्क जो है वह एक संगठन है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। और काठमांडू कहाँ पे, नेपाल की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। ऑप्शन है ए तालाब है, बी नदी है, सी समुद्र है, डी पेड़ है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा जो है वह एक नदी है। क्या है, नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे और आएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया, तो मेधा पाटिकर ने चलाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटिकर ने चलाया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंक उदाहरण है। बैंक जो है वह किसका उदाहरण है। ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र का, बी तृतीय क्षेत्र का, सी द्वितीय क्षेत्र का, डी इनमें से कोई नहीं। तो बैंक जो है वह तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इससे ये भी पूछेगा कि बैंक की जगह पे यहाँ पे परिवहन किसका उदाहरण है, ये भी पूछ देगा परिवहन किसका उदाहरण है, तो तृतीय क्षेत्र का ही उदाहरण है परिवहन। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन है ए नालंदा, बी पटना, सी सिवान, डी शिवहर। तो बिहार राज्य के
पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे अधिक है। पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और जो शिवहर जिला है उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। शिवहर जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ये आपको याद रखना है। ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर की है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है ए 1966, बी 1980, सी 1969, डी 1970। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1969। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना, डी चेन्नई। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है और नवीकरणीय है कि नवीकरणीय है। जो खत्म हो जाए और हम उसे दोबारा बना नहीं पाएंगे वो अनवीकरणीय, और जो खत्म होने वाला न हो, जो कभी खत्म होने वाला न हो उसे नवीकरणीय बोलते हैं। तो कोयला क्या है? कोयला को हम जमीन से निकालते जाएंगे और एक दिन वह खत्म हो जाएगा, उसे हम दोबारा बना नहीं पाएंगे। तो ये कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत यानी कि प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? जो अभी हम लोग प्रिंटिंग करते हैं। ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी भारत। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है वह चीन से हुई थी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि सुनामी जो है वह किसके कारण आता है? ऑप्शन है ए द्वीप पर भूकंप आना, बी समुद्र में भूकंप आना, सी स्थलीय क्षेत्रों में भूकंप आना, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी किसके, सबसे पहले ये जान लीजिए कि सुनामी होता क्या है। सुनामी समुद्र से आता है, यानी कि सुनामी जो है वह एक लहर है, समुद्र का एक लहर है। यानी कि समुद्र के जब तल्ली में भूकंप आता है तो समुद्र का लहर जो है वह तेजी से किनारे तक जाता है और फिर किनारे से तेजी से फिर वापस आता है, उसी को सुनामी बोला जाता है। ये सुनामी क्या है? एक समुद्र का एक लहर है। जब समुद्र के तल्ली में भूकंप आने के कारण ही सुनामी आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्र में भूकंप आना, सुनामी आने का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन है ए पेट्रो रसायन, बी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग, डी डीजल उद्योग। यानी कि वह कौन सा उद्योग है, इसमें से कौन सा उद्योग है जिसे उपभोग यानी कि भोग किया जाता है? तो चीनी उद्योग को भोग किया जाता है। चीनी उद्योग यानी चीनी को मनुष्य खाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? ऑप्शन है ए सूती मार्ग, बी रेशम मार्ग, सी उत्तरी मार्ग, डी मध्य मार्ग। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेशम मार्ग। और रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? ये भी क्वेश्चन आएगा कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? तो चीन से शुरू होता था और ये एकदम मध्य एशिया तक, यूरोप तक जाता था। मध्य एशिया तक, यूरोप तक जाता था रेशम मार्ग।
अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, चीन से शुरू होता था और ये एशिया तक, यूरोप तक जाता था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कांवर झील किस जिले में स्थित है? कांवर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए दरभंगा, बी नालंदा, सी भागलपुर, डी बेगूसराय। कांवर झील जो है वह बेगूसराय में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी उसे विकसित देश कहेंगे, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगी उसे अविकसित देश कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकसित देश। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? सभी को पता है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? यानी कि नारियल की खेती जो वह सबसे ज्यादा कहाँ पे की जाती है? ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी झारखंड, डी असम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। और एक क्वेश्चन आप और आएगा इसमें से कि मसाला सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? जैसे लौंग, इलायची और क्या क्या होता है मसाला, वो कहाँ उगाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि केरल में। और सबसे ज्यादा काजू भी केरल में ही उगाया जाता है और नारियल भी केरल में ही उगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, नारोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? नारोत्तम सिंघानुक जो थे वह कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंबोडिया। और कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम में कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है, आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसे नाम का एक अर्थ होता है वैसे ही हो ची मिन्ह का एक अर्थ होता है। ऑप्शन है ए मसीहा, बी पथ प्रदर्शक, सी क्रांतिकारी, डी भगवान। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो है वह पथ प्रदर्शक होता है। पथ का मतलब है रास्ता और प्रदर्शक का मतलब है दिखाना, तो रास्ता दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहा जाता है। पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखाना। हो ची मिन्ह का अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखाना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए राम मनोहर लोहिया, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था? तीन कठिया प्रणाली जो है वह किस पर लागू होता था? ऑप्शन है ए उद्योगपतियों पर, बी व्यापारियों पर, सी श्रमिकों पर, डी किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली जो है वह किसानों पर लागू होता था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए पेड़ बचाने से, बी नदी बचाने से, सी आर्थिक शोषण से, डी शराबखोरी के विरुद्ध से। तो चिपको आंदोलन जो है वह पेड़ बचाने से संबंधित है। और इससे एक क्वेश्चन और आएगा कि चिपको आंदोलन के नेता कौन है? चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ?
तो उत्तराखंड के गठवार जिले से हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड के गठवार जिले से हुआ था। और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये भी आपको याद रखना है। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से, क्योंकि वहां के लोग पेड़ के और काट देते थे कंपनी में भेजने के लिए। पेड़ आकर काट देते थे कंपनी में भेजने के लिए। तो चिपको आंदोलन जो है वह पेड़ बचाने से संबंधित है। और चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के गठवार जिले से हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन है ए चीन में, बी ब्रिटेन में, सी भारत में, डी पाकिस्तान में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन में। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ऑप्शन है ए जल्दी से, बी देर से, सी अति शीघ्र, डी सभी गलत है। तो लोकतंत्र में फैसले देर से लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे ना निर्दोषों को सजा नहीं दी जाती है। दोषी जो होता है उसी को सजा, देर से सजा मिलेगी, लेकिन जो दोषी होगा उसी को सजा मिलेगी। लोकतंत्र में देर से फैसले लिए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा, या कहीं मनरेगा भी दे देगा, तो नरेगा मनरेगा वही है। नरेगा या मनरेगा दे वही है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए। 100 दिनों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट VVI है। आप इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिए। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र जो है, यानी कि हम वोट कब दे सकते हैं? तो 18 वर्ष के बाद हम वोट दे सकते हैं। 18 वर्ष के बाद हमारा नाम जो है वो वोटर लिस्ट में आ जाता है। और चुनाव में खड़े होने के लिए मिनिमम कितना उम्र होना चाहिए? चुनाव में खड़े होने के लिए मिनिमम उम्र जो है वो 25 वर्ष का होना चाहिए। जब हम 25 वर्ष के हो जाएंगे ना, तो हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं, यानी कि वार्ड सरपंच पंच जो भी हो उसमें हम खड़े हो सकते हैं। इसी तरीके से आपका सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।